हेलो एवरीवन, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड का हम देखेंगे कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस बेसिकली आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो लाउडनेस दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, और मैंने ये भी बता रखा है कि इंटेंसिटी क्या होता है। नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। और दूसरी बात पर वो डिपेंड करता है सेंसिटिविटी पर। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। तो दो बातों पर ये डिपेंड करता है। और अगर मैं कहूँ कि लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि लाउडनेस ही इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ही लाउडनेस है। बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। और ये दोनों कैसे डिफरेंट हैं इसको भी मैंने बता दिया है कि ये एक सब्जेक्टिव नेचर का है, ये सब्जेक्टिव नेचर में है, ये सब्जेक्टिव नेचर में है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव नेचर है, ऑब्जेक्टिव नेचर है। और मैंने ये भी बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर है तो मेजरेबल होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर है तो कैसा होगा? ये मेजरेबल होगा, और ये नॉन मेजरेबल होगा। ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर की सेंसिटिविटी के ऊपर, ठीक है। और एम्पलीट्यूड इसका मेन रिलेशन बोला जाता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इंटेंसिटी। और हमने बताया था कि इसके 5 फैक्टर हैं इंटेंसिटी के डिपेंड करने वाले। इसके 5 फैक्टर हैं। एक तो हमने बताया था स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमने बताया था स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ये। और थर्ड हमने बताया था कि ये डेंसिटी ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करता है। और फोर्थ हमने बताया वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द इंटेंसिटी। ये सब मैं बता चुका हूँ। इस लेक्चर में हमको बात करना है कि लाउडनेस किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस जिस तरीके से इंटेंसिटी 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक उसी तरीके से लाउडनेस भी 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट मैं कहूँ कि लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका ये मतलब हुआ कि कोई वेव है, अगर उस वेव की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मान लो ये कोई वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, ये है कोई वेव जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है, और कोई दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कुछ थोड़ा सा कम है, तो हम ये बोलेंगे कि ये साउंड नंबर 1 है, ये साउंड नंबर 1 और ये साउंड नंबर 2, ये साउंड नंबर 2, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है मान लो। तो हम ये बोलेंगे कि कैपिटल ए का एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से ज़्यादा है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साउंड 1 का लाउडनेस है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा साउंड 2 के लाउडनेस से, साउंड 2 के लाउडनेस से। ठीक है, साउंड 2 के लाउडनेस से ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ए क्या है वो ज़्यादा है, और एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड 2 जो है वो थोड़ा सा कम है। तो लाउडनेस आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, कोई भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है, तो वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड की अगर है
तो वो मीडियम में ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी भेज रही है। ये आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, कि इफ़ एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, इफ़ एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर, एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन send forth large amount of energy, large amount of energy, amount of energy आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप, कि इफ़ अमाउंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर सेंड्स फोर्थ अमाउंट, मतलब सेंड्स आगे भेजेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द मीडियम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर ड्रम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड received by the eardrum of human being। ठीक है, ह्यूमन बीइंग या कोई भी बीइंग कह सकते हैं, ऑफ बीइंग भी बोल सकते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी वो मीडियम में भेजेगा, आगे भेजेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर ड्रम ऑफ द बीइंग। आप ये सारी बातें बोल सकते हैं। और अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करेगा या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को मीडियम में भेजेगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि साउंड अपीयर लाउडर। तो क्या बोल सकते हैं आप, साउंड अपीयर लाउडर। ऐसे साउंड क्या होते हैं, लाउडर साउंड होते हैं। ये बात आप बोल सकते हैं। केवल इस लाइन से आप पढ़कर इतना आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इफ़ वी हैव द टू साउंड, वन ऑफ द एम्पलीट्यूड ए एंड अनदर इज स्मॉल ए, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट साउंड इज ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड साउंड इज स्मॉलर, देन इट मीन्स दैट द साउंड ऑफ ए लाउड साउंड होगा, सेकंड वाला थोड़ा सा कम लाउड साउंड होगा। कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रेटर साउंड इज सेंड्स फोर्थ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि आगे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये भेजेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को भेजेगा जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। कम एम्पलीट्यूड कम एनर्जी को आगे भेजेगा। इससे कंक्लूजन निकल कर आया कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होगी ईयर ड्रम को, बीइंग के, किसी भी बीइंग के ईयर ड्रम को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होगी। और फिर कंक्लूजन निकल कर आया कि साउंड अपीयर लाउडर होगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लाउडनेस है वो वेरीज करता है। कैसे वेरीज करता है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इस पर भी डिपेंड करता है। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ, लाउडनेस डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर, और इन्वर्सली ये डिपेंड करता है। इस बात को भी समझो आप। ये अपने पास एक माइक है, सपोज कर लो ये एक माइक है, ठीक है, या माइक क्या, लाउड स्पीकर है ये, मान लो लाउड स्पीकर है ये, और ये लाउड स्पीकर से साउंड निकल रही है, ऐसे निकल रही है। एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, ये यहाँ खड़ा हुआ है ऐसे, और एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसको साउंड ज़्यादा तेज़ी से सुनाई पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि जो ऑब्जर्वर ए है उसको ज़्यादा तेज़ी से सुनाई पड़ेगा, और जो ऑब्जर्वर बी है उसको कम तेज़ी से सुनाई पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ कि सोर्स से ऑब्जर्वर का ये डिस्टेंस d1 में मान लूँ, और ये डिस्टेंस में अगर d2 मान लूँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहूँ, डिस्टेंस ऐसे बढ़ाता रहूँ, तो इस लाउड स्पीकर से निकलने वाली जो साउंड है
वो ऐसे थोड़ा सा कम सुनाई देता रहेगा, कम सुनाई देता रहेगा। इट मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज करता रहूँ, डिस्टेंस इंक्रीज करता रहूँ तो हमारा जो लाउडनेस है, जो ऑब्जर्वर फील कर रहा है या सुन रहा है, वो डिक्रीज होता रहेगा। और कैसा डिक्रीज होता रहेगा? वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, 1/, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ऐसा हमको सुनाई पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो कि डिस्टेंस बढ़ने पर कोई भी बोल रहा हो तो उसकी आवाज़ आपको थोड़ा कम सुनाई पड़ती रहती है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सोर्स से ऑब्जर्वर का अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते रहें तो वो जो लाउडनेस है वो कम होती रहेगी। और अगर मैं डिस्टेंस डिक्रीज करता रहूँ तो जो लाउडनेस है वो इंक्रीज होती रहेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लाउडनेस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि इस ह्यूमन बीइंग के कान पर रिसीव होने वाली, ईयर ड्रम पर रिसीव होने वाली जो साउंड है वो ग्रेटर साउंड होगा, इसलिए लाउडनेस बढ़ रहा है। और अगर डिस्टेंस घट रहा है तो इसके ईयर ड्रम पर रिसीव होने वाली साउंड की लाउडनेस या एम्पलीट्यूड कम हो रही होगी, इसलिए लाउडनेस कम हो रहा है। तो मैंने 2 फैक्टर आपको बताया कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, तीसरा फैक्टर देखो क्या है, थर्ड फैक्टर देखो क्या है। थर्ड फैक्टर है लाउडनेस डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द surface area of vibrating body, यही होगा। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इस बात को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा एनर्जी मीडियम में सेंड करेगी। कहने का मतलब ये है, मैं इस बात को भी यहाँ नोट ही कर देता हूँ कि लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया अगर होगा, अगर लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया होगा तो क्या करेगा ये? सेंड्स फोर्थ, आगे क्या करेगा ये? फोर्थ अ ग्रेटर एनर्जी भेजेगा। ये क्या करेगा? ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी भेजेगा। ये अगर एरिया ज़्यादा होने वाला है वाइब्रेटिंग बॉडी का तो ये मीडियम में क्या करेगा? सेंड्स फोर्थ, आगे की ओर भेजेगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी भेजेगा। अब अगर हम बात करें कि एरिया ज़्यादा है वाइब्रेटिंग बॉडी का तो ज़्यादा एनर्जी अगर भेजेगा तो वो किस तरीके से भेजेगा? तो लार्जर सरफेस एरिया अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का है तो साउंड लार्जर होगा। इस बात से कंक्लूजन निकल कर आ रही है। क्या कंक्लूजन निकल कर आ रही है? कि लार्जर सरफेस एरिया अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का है तो लाउडर साउंड सुनाई पड़ेगा। तो लार्जर सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो ये क्या होगा आपको? लाउडर इज द साउंड हियर। तो ये क्या हो जाएगा? लाउडर साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। लाउडर साउंड इज हियर्ड, लाउडर साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया अगर है तो मीडियम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भेजेगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी भेजेगा। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? कि लार्जर सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी की होने से लाउडर साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, तेज़ी से आपको साउंड सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो यही रीज़न है। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न दे देता हूँ कि दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न ऑफ द जो स्कूल बेल है वो बड़े बनाए जाते हैं। स्कूल बेल जो होते हैं वो बड़े बनाए जाते हैं। स्कूल का बेल आपने देखा होगा, बड़ा सा होता है, ऐसे टांगा हुआ होता है किसी पेड़ से या किसी वाल से या किसी चीज़ से टांगा हुआ होता है। और ये बहुत बड़ा होता है, ये जो सरफेस एरिया होता है ये। और फिर जब उस पर आप हैमरिंग करते हो तो हैमरिंग से आपको फिर पता चलता है कि ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ निकलती है और पूरे स्कूल भर में वो बेल सुनाई पड़ जाता है। तो यही है कि बेल इन स्कूल जो है
वो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो बड़ा बनाया जाता है। आप ऐसे टेम्पल में चले जाओ, टेम्पल में चले जाओ, टेम्पल का मतलब है कि मंदिर में आप चले जाओ तो वहाँ भी बड़े बड़े घंटे आपको दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े घंटे आपको दिखाई पड़ते हैं, टांगे हुए होते हैं और फिर वो बजते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़, लाउड साउंड आपको वहाँ भी सुनाई पड़ता है, लाउड साउंड वहाँ भी सुनाई पड़ता है। जितना बड़ा हम कह सकते हैं कि वो बेल होगा टेम्पल का, उस उतना ही ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा। इसीलिए वाइब्रेटिंग हमने लिखा आपको कि वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया बड़ा होगा तो लाउडर साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, और ट्यूनिंग फॉर्क कैसे बनता है मैं आपको बता दूँ। ये ट्यूनिंग फॉर्क है और इसको आप कहाँ पर बजाते हैं, एयर में बजाते हैं। इस ट्यूनिंग फॉर्क को आप कहाँ बजाएंगे, एयर में बजाएंगे। ट्यूनिंग फॉर्क को एयर में बजाएंगे आप। ठीक है, तो जो साउंड निकलती है वो साउंड मान लेते हैं कि थोड़ी सी फीबल साउंड है, मतलब थोड़ा सा कम साउंड है। बट आप क्या करें कि इसी ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के बाद, इसी सेम ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के बाद एक आप टेबल के टॉप पर रख दें, एक टेबल के टॉप पर रख दें। इसी ट्यूनिंग फॉर्क को फिर से उतने ही फोर्स के साथ बजाने के बाद अब आप क्या कर दें, टेबल के टॉप पर रख दें। इसी को टेबल टॉप है ये, तो टेबल टॉप पर आप इस ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के बाद, ट्यूनिंग फॉर्क को एक किसी रबर पैड पर स्ट्राइक करने के बाद आपने रख दिया। अब आप देखते हैं कि यही सेम ट्यूनिंग फॉर्क थोड़ा सा पहले की अपेक्षा, या हम कह सकते हैं कि मच लाउडर साउंड प्रोवाइड कर रहा है, मच लाउडर साउंड प्रोवाइड कर रहा है। क्या रीज़न देंगे आप इसके पीछे, क्या रीज़न देंगे आप इसके पीछे कि अब ये लाउडर साउंड क्यों प्रोवाइड कर दिया? तो थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया कि लाउडर साउंड क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी का रिलेटिव एरिया बढ़ गया, रिलेटिव एरिया बढ़ गया वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो लाउडर साउंड प्रोवाइड करने लगता है। क्योंकि जो ट्यूनिंग फॉर्क केवल यहाँ अकेला वाइब्रेट कर रहा था तो जो एयर में साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो फीबल ही था। अब आपने क्या किया कि उसी सेम ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के बाद इस टेबल के टॉप पर रख दिया, तो टेबल टॉप एंड ट्यूनिंग फॉर्क बोथ आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा टेबल टॉप भी क्या होने लगा, वाइब्रेट होने लगा। और अब जब टेबल टॉप उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगा तो यहाँ पर क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसके पीछे का रीज़न यही होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रिलेटिव ऑब्जेक्ट बढ़ने की वजह से हमें लाउडर साउंड सुनाई पड़ने लगा, हमें तेज़ी से आवाज़ सुनाई देने लगा, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी लार्जर हो गया। ठीक है, रीज़न क्या दोगे आप, रीज़न ये देना है आपको कि ड्यू टू इट्स लार्जर एरिया, ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया है, एरिया सेट्स इन वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ गया है। इस वजह से हम क्या अब सुन पा रहे हैं, लाउडर साउंड सुन पा रहे हैं। यही रीज़न है कि जो साउंड एनर्जी है वो हमारे कान पर जब पड़ती है, यही रीज़न है कि अब हमारे कान पर जो साउंड एनर्जी पड़ती है वो पहले से थोड़ी क्या होती है, इंक्रीज हुई रहती है, पहले से थोड़ी इंक्रीज, यहाँ वाली के कंपैरिजन में थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, इंक्रीजेज एनर्जी है। समझ में आ रही होगी, आई होप ये सारी बात है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यानी कि सिमिलरली अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कैसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। कि कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। तो अगर मैं किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं और उसमें क्या लगा हो, स्ट्रिंग लगा हो, धागा लगा हो, तो उस धागे वाले किसी भी
ऐसे मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखते होंगे ऐसे यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, एक चैम्बर बना हुआ होता है, एक चैम्बर बना हुआ होता है और उस चैम्बर में क्या फुलफिल हुई रहती है, एयर भरी हुई होती है। उस चैम्बर में क्या भरा हुआ होता है, एयर भरा हुआ होता है। तो जितना बड़ा ये चैम्बर होगा, जितना बड़ा ये चैम्बर होगा, जितना बड़ा ये चैम्बर होगा उतना लाउड साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, उतना ही लाउड साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। क्यों लाउड साउंड अब सुनाई पड़ रहा है, जितना बड़ा चैम्बर उतनी बड़ी लाउड साउंड? क्योंकि हमने आपको रीजन बता दिया कि ड्यू टू इट्स द लार्जर सरफेस एरिया सेट्स इन द वाइब्रेटिंग बॉडी, उतना ज़्यादा लाउड साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। यही रीज़न होता है कि सितार, गिटार, उस वहाँ पर उसका जो चैम्बर होता है, एयर चैम्बर जो होता है, उस एयर चैम्बर को जितना बड़ा बनाते हैं उतना ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई पड़ता है। और ये मेन रीज़न है इसका, क्योंकि हमें पता है कि लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाती है और लाउडनेस के इंक्रीज़ होने से ज़्यादा एनर्जी मीडियम में वो सेंड कर पाता है। ठीक है, तो हमने कितने फैक्टर देख लिए? 3 फैक्टर देख लिए। 4th फैक्टर की बात करते हैं कि लाउडनेस किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो लाउडनेस डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर भी। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो साउंड जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा लाउड रहेगा। तो मोर द डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर द डेंसिटी ऑफ द मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है तो मोर इज द लाउडनेस। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। अरे मीडियम का पार्टिकल अगर बहुत पास है तो ज़्यादा देर तक अपने पास एनर्जी को रख ही नहीं पाएगा, उसको बगल वाले मीडियम को तुरंत का तुरंत देना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा देर तक एनर्जी को अपने पास नहीं रख पाएगा तो ज़्यादा देर तक अगर एनर्जी नहीं रख पाया तो वो एनर्जी चुरा ही नहीं पाएगा और तुरंत दूसरे वाले पार्टिकल को एनर्जी देनी पड़ जाएगी। और दूसरे वाले पार्टिकल तीसरे को, तीसरा चौथे को, बहुत जल्दी एनर्जी का ट्रांसफरेशन होगा वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, और उसमें से एनर्जी ये पार्टिकल चुरा ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या होगा कि एनर्जी बहुत तेज़ी से ट्रैवल करने लगेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी कि मोर डेंसिटी, मोर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है मीडियम के अंदर। और ज़्यादा एनर्जी जब ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि बढ़े हुए एम्पलीट्यूड की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम ये बोलेंगे कि लाउडनेस इसका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 5th करेक्टर इसका क्या है लाउडनेस का, कि लाउडनेस डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंट बॉडी के ऊपर। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द presence of रेजोनेंट बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, रेजोनेंट बॉडीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेजोनेंट बॉडीज के ऊपर भी डिपेंड करता है? मतलब ये हुआ कि रेजोनेंट अगर प्रेजेंट है किसी बॉडी के पास या बॉडी के अंदर, तो वाइब्रेटिंग बॉडी की जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये भी याद रखना, क्योंकि रेजोनेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें लाउड साउंड सुनाई पड़ता है, और अगर लाउड साउंड सुनाई पड़ा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये बात भी आप याद रखना कि अगर बॉडी रेजोनेंट हुई तो इसका मतलब लाउड साउंड सुनाई पड़ेगा, और लाउड साउंड तभी सुनाई पड़ेगा जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो किसी खास पर्टिकुलर कंडीशन में रेजोनेंट होता है और उस रेजोनेंट की कंडीशन में एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ नज़र आता है, यानी कि लाउड साउंड सुनाई पड़ता है। तो ये बात भी हम नोट ही कर दे रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडीज नियर द
वाइब्रेटिंग बॉडी increases the loudness of sound। तो अगर रेजोनेंट बॉडी अगर किसी के साथ हो रही है कि कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के साथ या नियर बॉडी के साथ रेजोनेंट कर रही है तो उसका वाइब्रेटिंग बॉडी का लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर 5 फैक्टर दैट इज डिपेंड्स ऑन द लाउडनेस, या कह सकते हैं कि लाउडनेस इन 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको 1 बाई 1 बताया कि लाउडनेस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। और मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था इंटेंसिटी के ऊपर कि क्या होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि साउंड चैप्टर से ही रिलेटेड होगा और नाम है उसका रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, जिसमें आप देखेंगे लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्यारा सा रिलेशन है, और L = K log 10I जिसको हम बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।